किसी दूर दराज सल्तनत में एक दिलकश बादशाह हुकूमत करता था, जिसका नाम था ताज। उसका कद बुलंद, रंगत निखरी हुई और तबीयत में फितरी नरमी थी। बादशाह ताज की हमसर मल्लिका हुरैन थी, हुस्न की ऐसी तस्वीर जो खुदा की कारीगरी का बेहतरीन नमूना थी। उसकी जुल्फें इतनी पुरकशिश थीं कि जैसे काली रात में चांदनी बह रही हो, और उसकी सूरत देखकर हर निगाह ठहर जाती थी। मगर इस शाही जोड़े की जिंदगी में एक बड़ी कमी थी, औलाद की। सालों से बादशाह ताज और मल्लिका हुरैन औलाद की नेमत से महरूम थे। बादशाह की तन्हाई और बेचैनी हर वक्त उसकी आंखों से जाहिर होती। तमाम शानो शौकत और इज्जत के बावजूद उसका दिल खाली था। मल्लिका हुरैन ने कई मर्तबा बादशाह से अर्ज किया कि वो दूसरी निकाह कर ले, शायद रब उस निकाह को औलाद का जरिया बना दे। मगर बादशाह हर बार इनकार करता। उसकी नज़रों में सिर्फ हुरैन ही बसती थी। वो कहता, मल्लिका, अगर तकदीर में औलाद नहीं तो मैं इस फैसले को तस्लीम करता हूं, मगर तुम्हें छोड़कर किसी और को कबूल करना मेरे लिए नामुमकिन है। एक रोज मल्लिका हुरैन अपनी वफादार कनीजों के साथ शाही बाग के पहलू में वाक़े एक तालाब पर ताजगी हासिल करने जाती है। वो पानी में अपने बाल खोलकर धोती है और उस वक़्त कुछ बाल टूटकर पानी में गिर जाते हैं। बालों की टूटन ने उसके दिल को उदास कर दिया। वो जानती थी कि उसके जुल्फें उसकी सबसे बड़ी नाज थीं और अब उनका टूटना उसके दिल को चीर गया। मल्लिका ने उन टूटे हुए बालों को इज्जत से इकट्ठा किया, एक नाजुक शीशी में रखकर अपने हाथों से उन्हें दरिया में बहा दिया। उसकी आंखों में नमी थी और लबों पर खामोशी। वो बाल दूर बहते हुए नामालूम सफर पर निकल पड़े। उधर महल वापसी के बाद मल्लिका का दिल और ज्यादा उदास हो गया। वो अब कम बोलती, कम हंसती और अक्सर ख्यालों में गुम रहती। दरिया का बहाव उन बालों को ले जाता रहा, यहां तक कि वो एक दूसरे मुल्क की सरहद में दाखिल हो गए। इस मुल्क में एक नौजवान शहजादा रहता था जिसका नाम था मुजाहिद। वो बहादुर, ज़हीन और शिकार का शौकीन था। एक रोज़ जब वो जंगल में अपने शिकारी काफिले के साथ मौजूद था तो उसकी नज़र दरिया के किनारे बहती हुई उस शीशी पर पड़ी। उसने जब वो शीशी उठाई और देखा कि उसके अंदर लंबे चमकते रेशमी बाल हैं तो उसकी आंखों में हैरत और दिल में अजनबी उलझन पैदा हुई। जिसका ये एक लट इतना हसीं है, वो खुदा जाने कितनी दिलकश होगी, उसने दिल ही दिल में सोचा। उसी पल उसके दिल में एक अजीब सा लगाव पैदा हुआ। उसकी नज़रों में वो नामालूम हसीना एक हसीन ख्वाब बनकर उतर आई। वो बाल उसके लिए महज एक जुल्फ नहीं रहे, बल्कि इश्क की दस्तक बन गए। शहजादा मुजाहिद उन बालों को अपने पास रखता है और शाही महल लौटने के बाद एक अंधेरी कोठरी में जा बैठता है। वो बालों को सामने रखकर घंटों उन पर निगाहें टिकाए रखता, जैसे उनमें किसी रूहानी राज को तलाश रहा हो। उसके साथियों और खादिमों को उसकी तन्हाई पर हैरत होती, मगर कोई हिम्मत नहीं करता कि उससे कुछ पूछे। कुछ रोज बाद बादशाह को इस बात का इल्म होता है कि शहजादा मुजाहिद गमज़दा है और किसी गहरी सोच में गुम है। जब मुजाहिद से उसके गम की वजह पूछी जाती है तो वो बादशाह को वो शीशी दिखाकर कहता है, अब्बा हुजूर, मेरा दिल उस हसीना को ढूंढने को बेचैन है जिसके बाल इतने दिलनशीं हैं। मुझे उसका पता चाहिए, उससे मिलना है, उसे देखना है। बादशाह चुप होकर अपने सिपह सालारों को बुलाता है और हुक्म देता है, पूरे मुल्क में उसकी तलाश करो और पड़ोसी सल्तनतों तक जाओ। जिस औरत के ये बाल हैं उसे शहजादे के सामने पेश करो। शहजादा मुजाहिद के दिल में जो शोला उस शीशी में बंद जुल्फों ने भड़काया था, अब वो लफ्जों से बाहर आ चुका था। उसकी आंखों में अब न नींद थी न सुकून। हर लम्हा, हर सांस एक ही आवाज दोहरा रही थी, वो कौन है? उसकी उलझन, उसका तड़पना बादशाह के लिए भी काबिल फिक्र बन चुका था। बादशाह ने दरबार में तमाम सिपह सालारों और वजीरों को तलब किया। इस मुल्क के किसी भी कोने में हो या किसी पड़ोसी सल्तनत में उस हसीना का पता लगाया जाए। उसकी पहचान सिर्फ यही है, ये जुल्फें। बादशाह ने वो शीशी उठाकर हवा में लहराई। रोशनी में चमकते हुए बालों की लहर से पूरे दरबार में खामोशी तारी हो गई। दरबार से फौरन सिपाही रवाना कर दिए गए। हर सिपाही को एक नक्शा, एक हुक्मनामा और उस शीशी की नकल दी गई। सिपाही मदीनों, कस्बों और बस्तियों की जानिब रवाना हुए। किसी ने दरिया के रास्ते सफर किया तो कोई पहाड़ियों का रुख कर गया। उधर मुल्क ए नूर, जहां बादशाह ताज और मल्लिका हुरैन रहते थे, वहां जिंदगी अपनी आम रफ्तार से चल रही थी। मगर मल्लिका हुरैन अब भी अपनी ही दुनिया में गुम थी। उसकी जुल्फें अब पहले जैसे नहीं रहीं और न ही
اس کی آنکھوں میں وہ چمک باقی تھی۔ وقت نے جیسے اس کی روح سے کچھ چھین لیا ہو۔ کنیزیں اس سے عرض کرتیں، ملکہ سلامت، کیا ہم طبیب بلائیں؟ وہ بس مسکراتی اور کہتی، یہ وہ درد ہے جسے طبیب نہیں جان سکتا۔ ادھر ایک روز ایک مسافر لباس میں سپاہی اس ہی سلطنت کی سرزمین پر پہنچتا ہے۔ وہ ہر شہر، ہر گاؤں میں عورتوں کے بالوں کو پوچھتا، ان کی خوشبو، ان کا رنگ، ان کی مزاج پر رکھتا۔ ایک بستی کی بوڑھی عورت نے اس سے پوچھا، اے مسافر، تو کیوں ہر کسی کی زلف کا راج پوچھتا پھرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں عشق کی تلاش میں ہوں اور اس کا پتہ ان زلفوں میں ہے۔ کچھ دنوں بعد جب وہ سپاہی شاہی محل کے قریب پہنچا تو اسے ملکہ حورین کی شہرت اور اس کے حسن کا ذکر سننے کو ملا۔ جب اس نے ایک کنیز سے پوچھا، کیا تم ملکہ کی زلفیں دیکھی ہو؟ کنیز نے فخر سے کہا، ہماری ملکہ کی زلفیں رات کی تاریکی سے زیادہ گہری اور بادل کی نمی سے زیادہ نرم ہیں۔ یہ سنتے ہی سپاہی کو یقین ہو گیا کہ وہی حسینہ ہے جس کی زلفیں دریا میں بہہ کر اس کے شہزادے تک پہنچی تھیں۔ مگر جب اس نے ملکہ کے بارے میں تفصیلات حاصل کیں تو اسے معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ تاج کی بیوی ہے، اس ملک کی ملکہ ہے۔ وہ سپاہی کچھ پل خاموش رہا، پھر اس نے ایک خط لکھا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپسی کی راہ لی۔ چند روز بعد وہ شہزادہ مزاحد کے سامنے حاضر ہوا۔ شہزادہ بے چینی سے اس کے لب کھولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ حضور، ہم اسے ڈھونڈ لائے ہیں، سپاہی نے کہا۔ کون ہے وہ؟ شہزادہ کی آنکھوں میں آنس چمکی۔ وہ ایک دوسرے ملک کی ملکہ ہے، اس کا نام حورین ہے اور وہ نکاح شدہ ہے۔ یہ سنتے ہی شہزادہ کی رگوں میں جیسے برف دوڑ گئی، اس کے ہوش جیسے اڑ گئے۔ وہ کچھ لمحوں تک چپ رہا، پھر بالوں کی اس شیشی کو سینے سے لگا لیا اور کہا، نکاح اس کا حق ہے، مگر عشق میرا فرض ہے، میں اس حسینہ کو بھول نہیں سکتا۔ سپاہی نے ڈرتے ہوئے کہا، حضور، وہ رانی ہے، اس تک پہنچنا ممکن نہیں۔ عشق کو کبھی حدوں سے روکا گیا ہے؟ شہزادہ نے چیختے ہوئے کہا، میں اس ملکہ کو دیکھے بنا اب نہیں رہ سکتا، میں اس کی روشن صورت کی ایک جھلک کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ اس روز سے شہزادہ مزاحد کے دل میں جنون کا دریا بہنے لگا، ایک ایسا جنون جو کسی بھی قیمت پر اپنا منزل چاہتا تھا۔ شہزادہ مزاحد کی آنکھوں میں اب نیند کا نام و نشان تک نہیں بچا تھا۔ اس کے جسم سے جان باقی تھی، مگر دل جیسے ملکہ حورین کی زلفوں میں کہیں گم ہو چکا تھا۔ اس کی ہر سانس، ہر دھڑکن بس ایک ہی صدا دیتی تھی، حورین۔ دربار میں اب اس کے نہ آنے کا رواج بن چکا تھا۔ وزیر پریشان تھے، بادشاہ گمزدہ، مگر شہزادہ اب ایک تصور کی گرفت میں قید ہو چکا تھا۔ وہ ہر لمحہ شیشی میں بند زلفوں کو چھوتا، ان کی خوشبو میں سانسیں لیتا اور ملکہ کی صورت کا تصور کرتا۔ ایک روز جب وہ غم میں ڈوبا اپنے کمرے کے جھروکے سے آسمان دیکھ رہا تھا تو اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال کوندا، کیا واقعی میرا عشق مقدر سے ٹکرا سکتا ہے؟ کیا میں اسے دور سے بھی دیکھ نہیں سکتا؟ اس نے فوراً اپنے پرانے دوست اور دیار کے سب سے ذہین شاعر یار مرتضیٰ کو بلوایا۔ جب مرتضیٰ حاضر ہوا، شہزادہ بولا، میں اس حسینہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مگر اس کے محل کی دیواریں بلند ہیں، اس کی حفاظت میں سینکڑوں سپاہی ہیں، کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ میں اس کی جھلک پا سکوں؟ مرتضیٰ چپ رہا، پھر بولا، حضور، عشق کا پہلا قدم تصور سے آگے بڑھے تو دیوانگی بنتا ہے، اور دیوانوں کو کبھی راستے کی فکر نہیں ہوتی۔ شہزادہ مسکرایا، مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اب تصور میں جی نہیں سکتا مرتضیٰ، مجھے اس روشن چہرے کی ایک جھلک چاہیے، بس ایک بار۔ چند روز کی مشوروں اور سوچ وچار کے بعد مرتضیٰ نے ایک ترکیب پیش کی، ایک کارواں جس میں تجارت کا سامان لے کر بادشاہ تاج کی سلطنت جایا جائے، مزاحد تاجر کے بھیس میں اس میں شامل ہو جائے اور محل کے قریب اپنے قدم بڑھائے۔ شہزادہ نے کہا، اگر اس سفر میں میری جان چلی جائے تو میری قبر اسی ملک کی سرحد پر بنانا جہاں حورین رہتی ہے۔ تیاری مکمل ہوئی۔ شہزادہ مزاحد نے اپنے راجسی لباس کو چھوڑ کر ایک سادہ تاجر کا حلیہ اپنایا۔ اس کی آنکھوں میں عشق کی روشنی تھی اور دل میں جنون کی لپٹیں۔ کارواں نے سفر شروع کیا۔ راستہ لمبا تھا، مگر ہر پتھر، ہر کانٹا شہزادے کے لیے جیسے پھول بن چکا تھا۔ وہ دریا کے کنارے سے گزرا جہاں وہ شیشی بہہ کر پہنچی تھی۔ اس نے وہیں بیٹھ کر کچھ دیر آنکھیں بند کیں اور دل سے ایک صدا نکالی، حورین، میں آ رہا ہوں۔
चंद हफ्तों बाद कारवां मुल्क नूर की सरहद पर पहुंचा। वहां के सिपाहियों ने जब तिजारत का मकसद सुना तो उन्हें शहर में दाखिल होने की इजाज़त दे दी गई। शहजादा मुजाहिद अब ताजिर मोहम्मद एक काफिले के साथ शहर में दाखिल हुआ। वो शहर जो अब तक उसके तसव्वुर में एक अफसाना था, अब उसके सामने हकीकत बनकर मौजूद था। शहर की गलियों में महल की ऊंचाइयों को देखकर शहजादा की रूह कांप उठी। यही वो जगह थी जहां उसकी महबूबा सांस लेती थी। यही वो फज़ा थी जिसमें उसकी जुल्फें उड़ती थीं। उसने एक सराय में ठहराव किया और फौरन शहर के बारे में मालूमात हासिल करने लगा। उसे ये जानकर खुशी हुई कि महल के बाग में अक्सर मलिका हुरैन अपनी कनीज़ों के साथ सैर के लिए आती है, मगर वहां कोई आम आदमी दाखिल नहीं हो सकता था। अब शहजादा को किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो उसे उस बाग तक पहुंचने का रास्ता दिखा सके। वहीं सराय में एक दरबान शाम को शराब की बोतल लिए बैठा था। शहजादा ने उससे दोस्ती कायम की, उसे तोहफा दिया और कुछ बातें छेड़ीं। दरबान, जो पहले तो चुप रहा, आखिरकार शराब और सोने के सिक्कों के लालच में बोला, कल सुबह मलिका बाग में तशरीफ लाएंगी। अगर तुम फूलों वाला टोकरा लेकर दाखिल हो तो शायद कोई तुम्हें न रोके, मगर याद रखना, निगाहें झुकी रखना, वरना सर कलम हो सकता है। शहजादा की धड़कनें तेज हो गईं। अब उसका इश्क बाग के एक दरवाजे तक पहुंच चुका था। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह चढ़ा नहीं था, मगर शहजादा मुजाहिद की आंखों में रात भर की जागती चमक मौजूद थी। उसके सामने अब सिर्फ एक मंजिल थी, महल का बाग, और उस बाग में मलिका हुरैन की झलक। दरबान की बताई हुई तरकीब के मुताबिक उसने अपने चेहरे को एक साफ कपड़े से ढक लिया और फूलों से भरा टोकरा अपने सर पर रख लिया। जिस्म ताजिर का था, लिबास एक मामूली माली का, मगर दिल एक शहजादा ए जुनूओं का। महल के बाग का फाटक खोला गया। सिपाहियों ने एक नज़र उसे देखा, टोकरा जांचा और आंखों से इशारा किया, अंदर जाओ। बाग में दाखिल होते ही उसकी रूह कांप उठी। चारों तरफ नर्म हवा, चमन में महकते फूल और फजा में मलिका के कदमों की आहटें। ये वही जगह थी जहां हुरैन की मौजूदगी हर पत्ते को जिंदा कर देती थी। कुछ ही लम्हों में मलिका हुरैन बाग में दाखिल हुई। उसके पीछे 4 कनीजें और कुछ सिपाही थे। मलिका सफ़ेद रेशमी लिबास में, बालों को आधा खोले हुए, जैसे कोई चांद दिन के उजाले में जमीन पर उतर आया हो। शहजादा मुजाहिद ने नजरें झुकी रखीं, मगर दिल की आवाज हर हद पार कर चुकी थी। फूलों का टोकरा रखकर वो दूर एक पेड़ की ओट में जा खड़ा हुआ। उसकी नजरें मलिका के नक्श ओ खत को चुपचाप पढ़ने लगीं। हुरैन बाग के गुलाबों के पास जाकर बैठी और एक फूल को अपने बालों में खोंसने लगी। उसकी आंखों में अब भी वही उदासी थी जो मुजाहिद के इश्क की वजह बनी थी। उसकी कनीजें आपस में सरगोशियां कर रही थीं, मगर मलिका खामोश थी, जैसे उसके अंदर कोई हसीन तूफान ठहरा हो। मुजाहिद की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं सका। उसकी रगों में इश्क अब जुनून बनकर दौड़ रहा था। वो उस हुस्न को देखे जा रहा था जिसकी तसव्वुर में उसने महीनों बसर किए थे। अचानक मल्लिका की निगाहें घूमीं। उसने उस पेड़ की तरफ देखा जहां मुजाहिद खड़ा था। कुछ लम्हों के लिए उनकी निगाहें टकराईं। वो लम्हा एक सदी की तरह ठहर गया। हुरैन चौंकी। उसकी आंखों में एक अजनबी की मौजूदगी पर हैरत थी, मगर शहजादा के चेहरे पर जो दर्द और दीवानगी का असर था उसे वो पहचान न सकी, मगर महसूस जरूर किया। सिपाही उसके पास पहुंचे, मगर शहजादा ने झुककर टोकरा उठाया और बाग से निकलने लगा। जाते जाते उसने एक फूल वहीं जमीन पर गिरा दिया, उसी जगह जहां हुरैन बैठी थी। मल्लिका ने वो फूल उठाया। उस फूल में वही खुशबू थी जो कभी उसकी अपनी जुल्फों में थी, और साथ एक छोटा सा कागज लिपटा हुआ था। उस पर सिर्फ एक शेर लिखा था, तेरी जुल्फों की तलाश में अपनी रूह तक बेच आया हूं, मुझे दीदार का हक दे, मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगता। मल्लिका की सांसें कुछ पल को थम सी गईं। उसने कनीजों से कहा, ये माली कौन था? कनीज बोली, मालूम नहीं मल्लिका, शायद किसी नए कारवां से है। हुरैन ने फूल को अपनी हथेली में दबा लिया और उसकी आंखों में एक जज्बा उभरा, ऐसा जज्बा जो सदियों से किसी को देखने की तलब में पलता है। उधर शहजादा सराय वापस लौटा, मगर अब उसकी रूह में एक नई रोशनी थी। अब सिर्फ मल्लिका की झलक नहीं, बल्कि उसकी आंखों की तासीर भी उसकी रगों में उतर चुकी थी। इस बार वो सिर्फ इश्क में गिरफ्तार नहीं था, अब वो उस हुस्न की मंजिल को हासिल करने की साजिश में दाखिल हो चुका था। शब भर मल्लिका हुरैन की आंखों से नींद रूठी रही।
वो फूल जो आज तक बस उसकी जुल्फों की जीनत थे, आज किसी अजनबी के हाथों से आया था, जिसमें न सिर्फ खुशबू थी बल्कि इश्क का इजहार भी। उस शेर ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उस शेर में वो सच्चाई थी जो शायद अब तक उसे किसी नज़र में नज़र नहीं आई थी। उसकी कनीज़ों ने लाख सवाल किए मगर हुरैन खामोश रही। उसने किसी को कुछ नहीं बताया मगर उसका दिल अब भी उसी अजनबी को तलाश कर रहा था। दूसरी जानिब शहजादा मुजाहिद ने अब अपने इश्क को अंजाम तक पहुंचाने का इरादा कर लिया था। सराय में मुर्तज़ा से मिलकर उसने कहा, अब वक्त है कि मैं मलिका के सामने अपने आप को जाहिर करूं, मगर ये काम इस तरह होगा कि न कोई मुझे रोक सके न पहचान सके। मुर्तज़ा ने कहा, हुजूर, मलिका की तन्हाइयों का रास्ता उसकी महबूब आदतों में छुपा है। अगर आप उसके करीब पहुंचना चाहते हैं तो आपको वही बनना होगा जो वो महसूस करती है, एक हमदर्द, एक खामोश सा दोस्त। मुजाहिद ने उसी रोज एक नया किरदार अपनाया। इस बार वो एक हकीम के भेस में महल के नज़दीक जा पहुंचा। उसने वहां के गरीबों को मुफ्त दवा बांटना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसकी शोहरत महल तक जा पहुंची। मलिका, जो अब कुछ बेचैन रहने लगी थी, एक रोज अपनी कनीज से बोली, तुमने उस नए हकीम का जिक्र किया था जो बहुत नेक दिल है? कनीज बोली, जी मलिका, लोग कहते हैं वो न सिर्फ इलाज करता है बल्कि दिल का सुकून भी देता है। हुरैन ने फरमाया, उसे कल महल बुलवाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूं। ये सुनते ही जब ये खबर मुजाहिद तक पहुंची तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। एक झलक जो चोरी से मिली थी अब कानूनी तौर पर मिलने वाली थी। अगले रोज जब वो हकीम के लिबास में मल्लिका के सामने पेश हुआ तो नजरें जमीन पर झुकी थीं। मल्लिका ने पूछा, तुम कहां से आए हो? मुजाहिद ने जवाब दिया, मुल्क ए गुर्बत से आया हूं मल्लिका, जहां मोहब्बत के मरीज बहुत हैं और इलाज करने वाले बहुत कम। हुरैन ने उसकी आवाज में वो तासीर महसूस की जो उस शेर में थी। उसने गौर से देखा मगर चेहरा साफ नजर नहीं आया क्योंकि मुजाहिद ने नकाब डाल रखा था। मल्लिका ने पूछा, तुम शेर भी कहते हो? मुजाहिद चौंका मगर खुद को संभालते हुए बोला, जो दिल से निकले वही शेर बनता है मलिका, और मेरा दिल तो अब किसी और का हो चुका है। मलिका का दिल जैसे धड़क कर रुक गया। ये वही अंदाज था, वही लफ्ज जो उस कागज पर लिखे थे। शका तो हुआ मगर यकीन अभी दूर था। अगले चंद रोज हकीम मुजाहिद रोज महल आता, मलिका को दवाएं देता, उसके साथ छोटी छोटी बातें करता। वो दोनों अब दिल के रास्ते पर आगे बढ़ने लगे थे मगर पहचान की दीवार अब भी बीच में थी। मुजाहिद हर रोज अपनी मोहब्बत के नए रंग मलिका की तरफ बिखेरता और हुरैन हर रोज अपने दिल के बेकरार सवालों से लड़ती। इधर बादशाह ताज को इन मुलाकातों की भनक लगी। उसे हकीम पर शक होने लगा। उसने अपने सिपाही से कहा, इस नए हकीम की तहकीकात करो। कौन है, कहां से आया है और किस मंशा से हमारे महल में आया है? अब खतरे बढ़ रहे थे और इश्क की राह में तूफान नजदीक था। बादशाह ताज को जब हकीम की मखसूस मुलाकातों का इल्म हुआ तो उसके दिल में बेचैनी पैदा हुई। वो कोई मामूली बादशाह नहीं था, उसे अपनी रानी हुरैन पर मुकम्मल एतमाद था, मगर एक अजनबी मर्द का बार बार महल आना उसके लिए काबिल बर्दाश्त न था। उसने अपने सबसे करीबी सिपह सालार नासिर बख्त को तलब किया और हुक्म दिया, इस हकीम की हर हरकत पर नजर रखो, उसके माजी को खंगालो। मैं नहीं चाहता कि मेरे महल में कोई नकाब पोश अफसाना बनकर दाखिल हो। उधर शहजादा मुजाहिद अब हर रोज मलिका हुरैन के और करीब हो रहा था। उसकी बातें मलिका के दिल में घर कर रही थीं। मलिका, जो हमेशा तन्हाई में रहा करती थी, अब उसकी सूरत के तसव्वुर में खोई रहने लगी थी। एक शाम मलिका ने हिम्मत करके पूछा, तुमने कभी मोहब्बत की है? मुजाहिद ने नजरें नीची करके जवाब दिया, मोहब्बत नहीं मलिका, बल्कि इबादत की है, वो भी उस शख्स से जिसकी सूरत देखना मेरी रूह की तलब है। हुरैन की सांसें रुक सी गईं, उसकी आंखें नम थीं। उसने एक बार फिर वही फूल अपने तकिए के नीचे से निकाल कर देखा जिसमें वो शेर लिपटा था। उसकी दिल ने गवाही दी, ये वही आवाज है। अगली सुबह मल्लिका ने मुज़तरब होकर अपनी कनीज से कहा, तुमने कभी किसी को देखा है जो अपने इश्क में इतना फना हो जाए कि अपनी पहचान ही भूल जाए? कनीज हंसते हुए बोली, ऐसी दीवानगी तो सिर्फ अफसानों में होती है मल्लिका। मगर हुरैन जानती थी ये अफसाना अब उसके सामने हकीकत बन चुका है। इसी दरमियान सिपह सालार नासिर बख्त ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। जो नाम, जो तिजारत, जो दस्तावेज मुजाहिद ने पेश किए थे वो सब जाली साबित हुए।
और सबसे चौंकाने वाला इंकिशाफ यह था, ये हकीम दरअसल हमसाया सल्तनत का वारिस है, शहजादा मुजाहिद। बादशाह ताज का चेहरा सख्त हो गया, उसका लहजा ठंडा और तल्ख। तो ये था उसका मकसद, मेरी मलिका को अपने इश्क के जाल में फंसाना। सिपहसालार ने कहा, हुजूर, हुक्म दें तो अभी गिरफ्तार कर लिया जाए। बादशाह ने कुछ पल सोचा और कहा, नहीं, अभी नहीं। मैं खुद देखना चाहता हूं उस शहजादे की आंखों में वो इश्क जो मेरी मलिका के लिए पैदा हुआ है। उसे महल बुलाओ, हकीम के नाम से नहीं, शहजादा मुजाहिद के नाम से। उधर सराय में मुजाहिद और मुर्तज़ा को जैसे इस तूफान का एहसास हो चुका था। मुर्तज़ा ने कहा, अब क्या होगा मुजाहिद, सच्चाई सामने आने ही वाली है। शहजादा ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, अगर मेरी मोहब्बत खालिस है तो मेरा सर झुक सकता है, मगर इश्क नहीं। मैं कल महल जाऊंगा, अपने असल नाम से, अपने असल इरादे के साथ। अब पर्दा उठने वाला था, अब इश्क और तख्त आमने सामने खड़े होने वाले थे। शहजादा मुजाहिद अब उस नकाब से बाहर आ चुका था जो उसे हकीम बनाकर महल में दाखिल करता रहा। आज वो अपने असल लिबास में था, सर उठाए, आंखों में सच्चाई और दिल में वही मोहब्बत जो अब तक सिर्फ मलिका हुरैन के लिए धड़कती रही। महल के दीवाने खास में आज एक खास मजलिस सजाई गई थी। बादशाह ताज तख्त पर बैठे थे, उनके चेहरे पर सख्ती थी मगर आंखों में तहकीक की लकीरें थीं। मल्लिका पर्दे के पीछे थी, दिल में बेकरारी और सांसों में हलचल थी। उसे अभी तक यकीन न हो रहा था कि वो हकीम दरअसल एक शहजादा है। दरबारियों की निगाहें उस नौजवान पर जमी थीं जिसने महल में अपने इश्क का जादू फैलाया था। बादशाह ने गूंजती आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम? मुजाहिद ने जवाब दिया, मुजाहिद, सल्तनत ए शम्स का वारिस। तुमने धोखा दिया हमारे एतबार को, हमारी रानी को और हमारी सल्तनत को। इसकी क्या वजह दी जा सकती है? बादशाह गरजे। शहजादा आगे बढ़ा, सर झुकाया मगर लहजा मजबूत था। मैंने कोई जंग नहीं लड़ी, कोई फरेब नहीं किया। मैंने सिर्फ मोहब्बत की है और उस मोहब्बत के लिए अपना ताज, अपना नाम और अपनी पहचान सब छोड़ा है। दरबार सन्नाटे में डूब गया। क्या तुम्हें इल्म है कि मलिका मेरी बेगम है? बादशाह की आवाज ठंडी मगर तलवार सी थी। इल्म था, मगर जिस वक्त उनके बाल मेरे हाथ लगे थे मैंने समझा वो कोई हूर है जो अब तक मेरे नसीब में लिखी न गई। मैं उसे देखे बगैर जिंदा न रह सका। जब इल्म हुआ कि वो शादीशुदा हैं तो इरादा बदलने की कोशिश की, मगर दिल न माना। बादशाह ने अपनी तलवार की मूठ थामी और कहा, तो क्या तुम अपने इश्क की सजा भुगतने को तैयार हो? मुजाहिद ने सर उठाकर नजरें मिलाईं। अगर सजा मोहब्बत की कीमत है तो मैं अपना सर कटवाने को भी तैयार हूं, मगर एक बार, सिर्फ एक बार मल्लिका से पूछ लीजिए, क्या उसे भी मेरी आंखों में कुछ महसूस हुआ था या नहीं? पर्दे के पीछे बैठी मल्लिका की रूह कांप गई। बादशाह ने पर्दा हटाने का इशारा किया। हुरैन सामने आई, रोशन चेहरे पर वीरानी मगर आंखों में तूफान। उसने बादशाह की जानिब देखा, फिर दरबारियों की तरफ और आखिर में शहजादा मुजाहिद की आंखों में। उसने धीरे से कहा, मैं मल्लिका हूं, मैं बेगम हूं, मगर मैं एक औरत भी हूं, और एक औरत झूठ को नहीं पहचानती, बस दिल की सदा को सुनती है। मैं गुनाहगार नहीं हूं, मगर मैं इस शख्स की मोहब्बत की गवाह जरूर हूं। उसने मुझे मेरी तन्हाई में एक हमनवा दिया, मेरी खामोशी में एक आवाज दी। दरबार फिर सन्नाटे में डूब गया। बादशाह ने ताज उतारकर जमीन पर रखा और गहरी सांस ली। तुमने मेरी मलिका को छुआ नहीं मगर उसकी रूह को छू लिया। ये मोहब्बत गुनाह नहीं मगर इम्तिहान जरूर है। शहजादा मुजाहिद ने तख्त के सामने सजदा करते हुए कहा, मैं अपना इश्क आपकी इज्जत के सामने कुर्बान करता हूं, बादशाह सलामत। मगर ये दास्तान अभी मुकम्मल न थी। इश्क ने सर झुकाया था मगर तकदीर अब भी अपना आखिरी खेल खेलने वाली थी। शहजादा मुजाहिद ने तख्त के सामने सजदा किया था, मगर उस सजदे में कोई कमजोरी नहीं, बल्कि इश्क की वो ताकत थी जो तख्तों को हिला सकती है और ताज को झुका सकती है। दरबार अब भी खामोश था। हर निगाह बादशाह ताज पर टिकी हुई थी। क्या वो गुस्से में खून बहाएगा या इश्क को बख्श देगा? मल्लिका हुरैन अपने दिल की सदा जाहिर कर चुकी थी, मगर अब फैसला ताज के हाथों में था। बादशाह ताज उठे। उनके चेहरे पर नफरत नहीं बल्कि थकान और तफक्कुर था। उन्होंने अपने तख्त के करीब जाकर कुछ लम्हात खामोश खड़े रहकर कहा, मैं बादशाह हूं, मगर मैं भी इंसान हूं।
मैं मल्लिका को बेइंतहा चाहता हूं, मगर मैं उसे कैद नहीं करना चाहता। अगर मेरी बेगम की रूह किसी और की आवाज में सुकून पाए तो मैं उसे जंजीर नहीं बना सकता। दरबार कांप गया, मगर उसकी आवाज में कोई कांपिश न थी। शहजादा मुजाहिद, मैं तुम्हें माफ करता हूं, क्योंकि तुमने मोहब्बत की हद में रहकर मोहब्बत की। तुमने मेरी इज्जत को छुआ नहीं, बल्कि और ऊंचा कर दिया। शहजादा ने सर झुका लिया, मगर अब आंखें भीगी हुई थीं। मगर फैसला अभी अधूरा था। बादशाह ने मल्लिका की तरफ देखा और कहा, मल्लिका हुरैन, अब इख्तियार तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो इस महल की मलिका बनकर रह सकती हो, मेरी बेगम बनकर, या उस शख्स की जिंदगी बन सकती हो जिसने तुम्हें बिना छुए तुम्हारा दिल छू लिया। हुरैन कांप उठी। अब फैसला उसके दिल और वजीफे के बीच था। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, मैं मोहब्बत करती हूं, मगर मैं वफा भी जानती हूं। मेरी रूह उस शहजादे की शुक्रगुजार है जिसने मेरे तन्हा लम्हों को जीनात बख्शी, मगर मेरा जिस्म, मेरी नजरों की हया और मेरा निकाह बादशाह ताज के नाम है। शहजादा मुजाहिद की आंखें छलक उठीं, मगर वो मुस्कुराया। मोहब्बत हासिल करने का नाम नहीं, कुर्बानी का नाम है। तुम्हारी खुशियां मेरी जीत हैं, मलिका ए जहां। वही रात उसी सराय में मुजाहिद और मुर्तज़ा वापस लौटे। मुर्तज़ा बोला, क्या तुम टूटा हुआ महसूस करते हो? मुजाहिद ने चांद की तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं मुकम्मल हूं। मैंने मोहब्बत की है और मोहब्बत ने मुझे इंसान से इंसान एक कामिल बना दिया है। सालों बाद शहजादा मुजाहिद एक नई सल्तनत का बादशाह बना, मगर कभी किसी रानी से निकाह न किया। उसकी रियासत में एक कायदा था, इश्क करो मगर अदब से, मोहब्बत करो मगर वफा से। और मलिका हुरैन वो बादशाह ताज के साथ रही, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी जो दुनिया की किसी रोशनी से नहीं, बल्कि एक शहजादे की खामोश मोहब्बत से जागी थी। खत्म हुआ एक इश्क का अफसाना, मुकम्मल नहीं हुआ मगर अमर हो गया। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।